माय डियर फ्रेंड, नमस्कार। धड़ा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12th की इंग्लिश का वितस, जिसका कि फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर से संबंधित है, द थर्ड लेवल का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको इसके पहले के वीडियो में बताया गया था। सेकंड पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं बताने जा रहा हूँ। तो प्रत्येक वर्ड की मीनिंग बताते हुए सेंटेंसों का ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझाएंगे, जिससे आपको पूरी तरह से ये चैप्टर समझ में आता जाएगा। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये आपका पैराग्राफ जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके पूर्व में मैंने आपको बताया था कि जो नायक है इस स्टोरी का, चार्ली कहता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह फैल रहा है। उसकी जड़ें जो है नए कॉरिडोर के रूप में, गलियारों के रूप में, और उसकी सीढ़ियाँ निकलती रहती हैं। इस तरह से उसने अनुमान लगाया था, अपने आप में सोचा था। उसी के आगे हम इस पैसेज को बताने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। देयर इज प्रोबेबली, यहाँ देखेंगे इस सेंटेंस को, देयर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग ट्यूनल। शायद, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, शायद एक लंबी सुरंग है। इसको हम इस तरह समझेंगे, देयर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग ट्यूनल का मतलब होता है, वो कहता है कि शायद एक लंबी सुरंग है, दैट नोबडी नोज अबाउट, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। दैट नोबडी नोज अबाउट का मतलब ये प्रेजेंट डिफिनिट का टेंस है यहाँ पर। दैट नोबडी नोज अबाउट, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। आगे देखेंगे, फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, और जो ठीक इस समय नगर के नीचे रास्ता बनाती जा रही है। कहाँ पर बनाती जा रही है रास्ता? नगर के नीचे। अंडर द सिटी राइट नाउ, यहाँ पर देखेंगे अंडर का मतलब नीचे होता है, द सिटी का मतलब होता है नगर, राइट नाउ सीधे आ जाना, आगे बढ़ना। तो यहाँ पर देखेंगे अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, जो ठीक इस समय नगर के नीचे रास्ता बनाती जा रही है। आगे देखेंगे, ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, ये टाइम स्क्वायर की ओर जा रही है। कहाँ पर जा रही है? ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि ये जो रास्ता बनाती हुई जो सुरंग जा रही है, कहाँ पर जा रही है? टाइम स्क्वायर की ओर जा रही है, ऐसा वो अनुमान लगा रहा है। आगे देखेंगे, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और हो सकता है, मे बी का मतलब होता है हो सकता है, एंड मे बी का मतलब और हो सकता है दूसरी सेंट्रल पार्क, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, अर्थात हो सकता है दूसरी सेंट्रल पार्क की ओर। इस तरह से वो सोच रहा है। एंड मे बी संभावना के लिए प्रयोग किया गया है। एंड मे बी ऐसा हो सकता है, अनदर टू सेंट्रल पार्क का मतलब दूसरे सेंट्रल पार्क की ओर। आगे देखिए, एंड मे बी, फिर वो संभावना व्यक्त कर रहा है कि हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेंटेंस को देखेंगे, बिकॉज क्योंकि, फॉर सो मेनी पीपल बहुत से लोगों ने, फॉर सो मेनी पीपल का मतलब होता है बहुत से लोगों ने, बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल बहुत से लोगों ने, इन वर्षों में, यहाँ पे देखेंगे थ्रू द ईयर्स, थ्रू द ईयर्स का मतलब होता है इन वर्षों में, बहुत से लोगों ने, लोगों के लिए, ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जाइट, ग्रैंड सेंट्रल एक बाहर निकलने का दरवाज़ा बना हुआ है, हैज़ बीन एन एग्जाइट, एग्जाइट का मतलब निकलने के लिए रास्ता बना हुआ है। ए वे ऑफ स्केप, ए वे ऑफ स्केप का मतलब बाहर निकलने का दरवाज़ा बना हुआ है, बाहर निकलने का एक रास्ता बना हुआ है, दरवाज़ा बना हुआ है। और यहाँ पर स्केप का मतलब होता है पलायन करना। तो इसको इस तरह से देखेंगे कि ए वे ऑफ स्केप का मतलब होता है एक पलायन का मार्ग बन गया है, कि जिससे लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, बाहर की तरफ जा सकते हैं। एंड ए वे ऑफ स्केप, स्केप का मतलब होता है पलायन, और वे का मतलब होता है रास्ता। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। पुनः इस लाइन को देखेंगे, क्योंकि इन वर्षों में बहुत से लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल एक बाहर निकलने का दरवाज़ा, एक पलायन का मार्ग बन गया है। आगे देखेंगे, यहाँ पर क्लियर हो रहा है। आगे देखेंगे,
मे बी दैट हाउ द ट्यूनल यहाँ पर मे बी दैट का मतलब संभव है। मे बी दैट का मतलब ये संभव है कि हाउ द ट्यूनल आई गाट इनटू, संभव है उसी तरह से वह सुरंग जिसमें मैं घुसा था। देखेंगे सेंटेंस को, मे बी दैट्स हाउ द ट्यूनल आई गाट इनटू का मतलब होता है जिसमें मैं घुसा हुआ था। संभव है उसी तरह से वह सुरंग जिसमें मैं घुसा हुआ था, प्रवेश किया हुआ था। आगे देखेंगे, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकिलिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। देखेंगे इस सेंटेंस को, अबाउट दैट आइडिया का मतलब होता है कि इस विचार के विषय में या इस सोच के विषय में। अबाउट दैट आइडिया, साइकियाट्रिस्ट का मतलब होता है जो मनोरोग चिकित्सक था, फ्रेंड्स मित्र होता है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से समझेंगे, बट आई नेवर टोल्ड, पर मैंने कभी नहीं, कुछ भी नहीं बताया। बट आई नेवर टोल्ड का मतलब होता है परंतु मैंने कभी भी कुछ भी नहीं बताया। किसको नहीं बताया? माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, अपने मनोरोग चिकित्सक मित्र को, अर्थात अपने मनोरोग चिकित्सक मित्र को मैंने कभी नहीं बताया। अबाउट दैट आइडिया का मतलब इस विचार के विषय में, अर्थात इस विचार के विषय में मैंने अपने मनोरोग चिकित्सक मित्र को कभी कुछ भी नहीं बताया, अर्थात कभी कुछ नहीं बताया। इस तरह से वो कह रहा है। ये कौन कह रहा है? चार्ली कह रहा है। किसके विषय में कह रहा है? अपने मित्र मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर के विषय में कह रहा है। आगे देखेंगे, दिस कॉरिडोर आई वाज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट। एंगलिंग का मतलब होता है कोण बनाना, लेफ्ट का मतलब होता है बाएं साइड में, और बिगेन का मतलब होता है प्रारंभ करना, कॉरिडोर का मतलब होता है दरवाजा, रास्ता। आगे देखेंगे इसको, अर्थात द कॉरिडोर, अर्थात जिस कॉरिडोर में, आई वाज इन बिगेन, अर्थात जिस कॉरिडोर में मैं था। द कॉरिडोर आई वाज इन, यहाँ का मतलब होता है द कॉरिडोर आई वाज इन का मतलब जिस कॉरिडोर में मैं था। बिगेन एलिंग लेफ्ट, वो बाईं तरफ एक कोण बनाता हुआ। देखेंगे, बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, जो कि जिस कॉरिडोर में मैं उपस्थित था वो बाईं तरफ एक कोण बनाता नीचे की ओर जा रहा था। कहाँ पर जा रहा था? डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे की ओर, स्लेटिंग का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना, नीचे की ओर जाना। आगे देखेंगे, एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, दैट कि वाज रॉन्ग, मैंने सोचा कि यह गलत था। वाज रॉन्ग का मतलब गलत होना। तो मैंने ये विचार किया कि ये गलत था। बट, परंतु, आई केप्ट ऑन वॉकिंग, आई केप्ट ऑन वॉकिंग का मतलब होता है मैं आगे बढ़ता ही गया, मैं चलता ही गया, गलत समझते हुए भी मैं चलता ही गया, आगे बढ़ता गया। आगे देखेंगे, ऑल आई कुड हियर वाज द इम्पटी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप, अर्थात सुनने के लिए मेरे पास, ध्यान देंगे इस सेंटेंस को, सुनने के लिए मेरे पास केवल अपने कदमों की खाली आवाज़ें का खोखला थी, अर्थात केवल मेरे कदमों की आवाज़ें ही सुनाई पड़ती। इम्पटी माने सिर्फ सुनसान रूप में, साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप का मतलब मेरे पैरों की आवाज़ें, अर्थात मेरे कदम की आवाज़ें ही मुझे सुनाई पड़ती थीं। ऑल आई कुड हियर, जो कुछ मैं सुन सकता था, अर्थात वहाँ पर सुनने के लिए केवल खाली मेरे कदमों की आवाज़ें ही वहाँ पर खोखली रूप से सुनाई पड़ती थीं। आगे देखेंगे, एंड आई डिडंट पास्ट ए सोल, और मुझे रास्ते में कोई व्यक्ति नहीं मिला। ए सोल का मतलब होता है एनी पर्सन, आई डिडंट पास ए सोल का मतलब होता है और रास्ते में मुझे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। आगे देखेंगे, देन आई हैड, तब मुझे लगा, अर्थात मैंने सुना, दैट सॉर्ट ऑफ होलो, होलो का मतलब होता है खोखला, रोर, रोर का मतलब होता है शोर, दहाड़ जिसको कहते हैं। देन आई हैड, तब मुझे एक प्रकार का, आगे देखेंगे, देन आई हैड दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर एहीड,
तब मुझे एक प्रकार का खोखला शोर सुनाई दिया, अर्थात एक प्रकार से मुझे खोखला शोर सुनाई दिया। वो नायक कह रहा है, जो कि उसने सुना है, अपने विषय में यहाँ पर बता रहा है वो नायक। उस जो है सुरंग में जाने के पश्चात उसको जो सुनाई पड़ रहा है कि देन आई हैड, अर्थात तब मुझे एक प्रकार का खोखला शोर सुनाई दिया। दैट मीन्स, आगे देखेंगे, दैट मीन्स का मतलब होता है जिसका अर्थ है, जिसका मतलब है ओपन स्पेस, खुला मैदान। ओपन मीन्स होता है खुला, स्पेस मीन्स होता है क्षेत्र या मैदान। ओपन स्पेस अर्थात जिसका अर्थ है एक खुला मैदान। एंड पीपल टॉकिंग, और बोलते हुए लोग। पीपल टॉकिंग का मतलब होता है बोलते हुए लोग, टॉकिंग का मतलब बोलना और पीपल का मतलब लोग, अर्थात बोलते हुए लोग। एंड पीपल टॉकिंग, बोलते हुए लोग, इस तरह का उसको आभास हुआ। आगे देखेंगे, द ट्यूनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, सुरंग तेजी से बाईं ओर मुड़ी। कहाँ पे मिली? मुड़ी, बाईं साइड में मुड़ी। वो जो सुरंग थी, द ट्यूनल टर्न्स शार्प लेफ्ट, वो जो सुरंग थी बाईं ओर को मुड़ी थी। किस तरफ मुड़ी थी? बाईं ओर। लेफ्ट मीन्स बाईं, शार्प मीन्स सीधे, अर्थात वो बाईं ओर को मुड़ गई थी। आई बेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मैं एक छोटी सीढ़ी से उतरा। ये शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर, अर्थात मैं एक छोटी सीढ़ी से उतर कर नीचे पहुंचा। कहाँ पर पहुंचा? नीचे पहुंचा। डाउन, आई बेंट डाउन का मतलब मैं नीचे गया, नीचे पहुंचा। ये शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर का मतलब एक छोटी सी सीढ़ी से उतर कर मैं नीचे की ओर गया। आगे देखेंगे, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन माय डियर फ्रेंड्स, देखेंगे इसको कि मैं एक छोटी सी सीढ़ी से उतर कर नीचे की ओर गया। और आगे देखेंगे, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल, और उस थर्ड लेवल पर आया, थर्ड लेवल के तीसरे तल पर बाहर आया। केम आउट का मतलब होता है बाहर आना, अर्थात उस थर्ड लेवल तल पर मैं बाहर आ गया। एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जिसको कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के रूप में जानते हैं। इस लाइन को पुनः देखिए कि मैं नीचे उतर कर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर बाहर आया। आगे देखेंगे, फॉर जस्ट ए मोमेंट, फॉर जस्ट ए मोमेंट मतलब केवल एक क्षण के लिए। फॉर जस्ट ए मोमेंट का मतलब होता है, मोमेंट में होता है क्षण। फॉर जस्ट ए मोमेंट का मतलब होता है कि एक क्षण के लिए। आई थॉट, मैंने विचार किया या मुझे ऐसा लगा कि आई वाज बैक ऑन द सेकंड लेवल, कि मैं एक दूसरे तल पर वापस आ गया हूँ। बैक का मतलब होता है वापस आना, सेकंड लेवल का मतलब होता है दूसरे तल पर, अर्थात मुझे लगा, ऐसा एहसास हुआ मुझे कि मैं एक दूसरे तल पर वापस आ गया हूँ। बट आई सा द रूम वाज द स्मॉलर, बट मीन्स लेकिन, परंतु मैंने देखा कि कमरा छोटा था। द रूम वाज स्मॉलर का मतलब वो जो कमरा वहाँ बना हुआ था। बट आई शा द रूम वाज स्मॉलर, वो कमरा कैसा बना हुआ था? छोटा था। मुझे छोटा कमरा दिखाई पड़ा। मैंने देखा कि वहाँ पर कमरा जो था वो छोटा था। आगे देखेंगे, दियर बियर फीवर टिकट्स विंडो, टिकट विंडोज, दियर बियर फीवर टिकट विंडोज, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, फ्यू में ER जोड़ करके माय डियर फ्रेंड्स। फीवर, दियर बियर फीवर टिकट विंडोज, इसका मतलब है टिकट खिड़कियों की संख्या थोड़ी ही थी। फीवर का मतलब कम थी। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के दरवाजे जो गेट थे कम थे। यहाँ पर फीवर का मतलब होता है कम, बता देना, कम कहना। दियर बियर फीवर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, अर्थात टिकट खिड़कियों की संख्या और ट्रेन के दरवाजे कम थे। आगे देखेंगे, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड, देखेंगे इंफॉर्मेशन बूथ का मतलब होता है, और जो सेंटर ऑफ द बूथ का मतलब, और मध्य में, इन द सेंटर ऑफ बूथ इन द सेंटर वाज वुड, ध्यान देंगे इस सेंटेंस को, और मध्य में बना लकड़ी का सूचना कक्ष पुराने डिजाइन का था।
द इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, जिस पर सूचना दी जाती है। एंड द इन्फॉर्मेशन बूथ, जहाँ पर सूचना पट होता है, जहाँ पर सूचनाएं लिखी जाती हैं। इन द सेंटर, जो कि मध्य में था। वाज वुड, वो किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। अर्थात इसको इस तरह से समझेंगे कि मध्य में बना लकड़ी का सूचना कक्ष पुराने डिजाइन का था। किस डिजाइन का था बना हुआ? वो पुराने डिजाइन का। बूथ इन सेंट्रल वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। ओल्ड लुकिंग का मतलब होता है पुराने तौर तरीके से बना हुआ, पुराने डिजाइनों का बना हुआ था वो। एंड द मैन इन द बूथ, और उस कक्ष में जो व्यक्ति बैठा हुआ था। एंड द मैन इन द बूथ, उस कक्ष में जो व्यक्ति बैठा हुआ था, उस कमरे में जो व्यक्ति उपस्थित था। और का मतलब होता है वो पहने हुए था एक ग्रीन आई सेड, हरा नेत्र रक्षक। ग्रीन आई सेट का मतलब होता है एक हरा नेत्र रक्षक जो है उसने पहन रखा था। नेत्र रक्षक का मतलब होता है जो आँखों को सेव करता है, बचाने वाला। एक तरह से जैसा कि हम आँखों की सेफ्टी के लिए पहनते हैं, वो पहन रखा था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और लंबे काले आस्तीन। लॉन्ग ब्लैक स्टीव स्लीव का मतलब होता है आस्तीन, और लंबे काले आस्तीन रक्षक पहने हुए था वो, जो वहाँ पर बैठा हुआ था उस कमरे में। आगे देखेंगे उसकी पोशाक के बारे में बताया गया है। द लाइट्स बियर डिम, वहाँ की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। द लाइट्स बियर डिम, डिम का मतलब होता है मंद होना, धुंधला होना। द लाइट्स बियर डिम, वहाँ की जो दीपक थे, जो रोशनी का जो प्रबंध था, मंद थे, अर्थात वो धीमा था। अर्थात वहाँ की जो दीपक थे वो दीपक मंद जल रहे थे, धीमे थे। एंड शार्ट ऑफ फ्लिकरिंग, एंड शार्ट ऑफ फ्लिकरिंग का मतलब होता है टिमटिमाना। फ्लिकरिंग का मतलब होता है टिमटिमाना, और एक तरह से वो टिमटिमा रहे थे, धीमे जल रहे थे। तो इस तरह से दिखाई पड़ रहा था कि वो कैसे दिखाई पड़ रहे थे। शार्ट ऑफ फ्लिंकरिंग, शार्ट ऑफ फ्लिंकरिंग का मतलब होता है टिमटिमाना, अर्थात वो एक तरह से टिमटिमा रहे थे। इसको इस तरह से समझेंगे, वो दीपक जो वहाँ जल रहे थे। देन का मतलब होता है तब। आई सा, तब मैंने देखा। देन आई सा, तब मैंने देखा। व्हाई दे बियर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, तब मैंने देखा, अरे वो एक तो खुली ज्वाला वाली गैस लाइटें थीं। क्या मुझे पता लगा बाद में कि वो तो जो है दे बियर ऑफन फ्लेम गैस लाइट, कि वह तो खुली ज्वाला वाली गैस लाइटें थीं। जो प्रकाश वहाँ पर मुझे दिखाई पड़ा वो किस रूप में था? ओपन फ्लेम गैस लाइट, अर्थात खुली ज्वाला वाली गैस लाइटें वहाँ पर थीं। जिसको कि मैंने देखा था, एक डिम गति से, धीमी गति से जलने वाले दीपक की तरह वो जो है वहाँ पर खुली ज्वाला वाली गैस की लाइटें थीं। ये इस स्टोरी का नायक बता रहा है जो कुछ उसने उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर देखा हुआ है। आगे देखेंगे, दियर बियर ब्रास स्पिटून ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर जो है ब्रास का मतलब होता है पीतल के। स्पिट टून का मतलब होता है थूकदान जो होता है, जिसमें थूकने के लिए जो लोग रखते हैं। दियर बियर ब्रास स्पिट टून ऑन द फ्लोर, अर्थात फर्श के ऊपर पीतल के थूकदान रखे हुए थे। फर्श के ऊपर क्या रखा हुआ था? ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर रखा हुआ था पीतल का थूकदान, अर्थात ब्रास स्पिट टून का मतलब होता है पीतल का थूकदान। तो उसके फर्श के ऊपर जो है पीतल का थूकदान रखा हुआ था। एंड across the station a glint of light caught my eyes, और स्टेशन की दूसरी ओर, मैंने दूसरी ओर जो हमारी निगाह पड़ी। एंड across the station a glint of light caught my eyes, अर्थात स्टेशन की दूसरी ओर से मेरी आँखों में एक रोशनी की तीक्ष्ण चमक आई। अर्थात एक रोशनी को ग्लिंट ऑफ लाइट, एक तीक्ष्ण जो है रोशनी हमारी आँखों में आई, चमक, काट माई आई, जिसने मेरी आँखों को प्रभावित किया।
कहता है नायक, इस स्टोरी का नायक कह रहा है कि जो कि दूसरी ओर से मेरी आंखों में एक रोशनी, एक तीक्ष्ण चमक आई, अर्थात एक तीक्ष्ण चमक मेरी आंखों ने देखा। आगे देखेंगे, ए मैन वाज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। कोई आदमी जो था वहां पर जो उपस्थित था, अपनी जैकेट की जेब से, कहाँ की जेब से? फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। वेस्ट पॉकेट का मतलब होता है अपनी जैकेट की जेब से सोने की घड़ी, ए गोल्डन वॉच, ए गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी को निकाल रहा था। मैंने देखा कि जो व्यक्ति वहां पर उपस्थित था अपनी जैकेट की जेब से क्या निकाल रहा था? सोने की घड़ी को निकाल रहा था। ए गोल्डन वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट्स। और पुलिंग का मतलब होता है निकालना, ऊपर लाना। तो वो वहाँ के व्यक्ति के विषय में बता रहा है कि वहाँ जो व्यक्ति उपस्थित था, जो बैठा हुआ था, वो अपनी जेब से एक सोने की घड़ी को निकाल रहा था। आगे देखिएगा, ही स्नैप्ड ओपन द कवर। उसने तेजी से उसका कवर हटाया। स्नैप का मतलब होता है हटा देना। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, अर्थात उसने उस कवर को क्या, ढक्कन को जो है हटा दिया, हटाया। आगे देखेंगे, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, अपनी घड़ी को देखा। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच का मतलब अपनी घड़ी को देखा। एंड फ्राउंड, फ्राउंड का मतलब होता है एंगर, क्रोधित हो जाना, और क्रोधित हो उठा। एंड फ्राउंड का मतलब और नाराज हो उठा। ही ओर ए डर्बी हैट। ही ओर ए डर्बी हैट का मतलब होता है वह एक डर्बी हैट पहने हुए था। ही ओर, वियर का सेकंड फॉर्म और का प्रयोग किया गया है, फास्ट एंड डिफेंड में सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखेंगे, ही और, ही किसके लिए प्रयोग किया गया है? उस नायक के लिए प्रयोग किया गया है जो इस स्टोरी का नायक है, जो एक अपने विचार में, अपने सोच में डूबा हुआ है, जो अपने दृश्य को बता रहा है, जो चीज़ उसने देखा है उस स्थल पर उसका वर्णन कर रहा है। तो ही और ए डर्बी हैट, अर्थात जो वहाँ पर स्थिति थी उस स्थिति के बारे में बता रहा है कि जो वहाँ पर व्यक्ति उपस्थित था, जो उस कमरे में बैठा हुआ था, वो क्या पहने हुए था? ही और ए डर्बी हैट, अर्थात वो एक डर्बी हैट को पहने हुए था। ए ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लेपल्स, और छोटे लेपल्स जो कि मोड़ी वाला 4 बटन का सूट पहने हुए था। उसके सूट में कितने बटन लगे हुए थे? 4 बटन लगे हुए थे। ए ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लेपल्स, अर्थात छोटे लेपल्स, मोड़ी वाला, जिसको मुड़ा हुआ होता है, उसमें 4 बटन का सूट पहने हुए था। उस 4 बटन लगी हुई सूट को पहने हुए था। आगे देखेंगे, एंड ही हैड ए बिग, और उसकी एक जो है बड़ी, ब्लैक मीन्स काली, हैंडल बार मस्टेक्स, अर्थात उसकी बड़ी काली मूछें थीं। मस्टेक्स का मतलब मूछें। ए बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टेक, अर्थात उसकी बड़ी काली मूछें थीं। देन आई लुक्ड अराउंड, जो दोनों तरफ, अर्थात जो दोनों तरफ ऊपर की ओर मुड़ी थी। कहाँ पर मुड़ी हुई थी? देन आई लुक्ड अराउंड, हैंडलर मस्कुलस, देन आई लुक्ड अराउंड, और उसके पास पश्चात जो है मैंने क्या देखा? कि चारों ओर देखा। देन आई लुक्ड अराउंड का मतलब उसके पश्चात में चारों ओर देखा। पुनः इस सेंटेंस को देखेंगे, एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टेक, जिसकी की बड़ी काली मूछें थीं, जो दोनों तरफ ऊपर की ओर मुड़ी हुई थीं। कहाँ पर मुड़ी हुई थी? हैंडल बार ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी। फिर मैंने आगे देखेंगे, देन आई लुक्ड अराउंड, फिर मैंने चारों ओर देखा। देन आई लुक्ड अराउंड का मतलब होता है फिर मैंने चारों ओर देखा। एंड सा, और पाया। जब मैंने देखा तो आई सा का मतलब मैंने पाया। यहाँ पर सा का तात्पर्य फाउंड से लिया जाता है कि तब मैंने पाया। एंड एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 18, 19 समथिंग,
देखेंगे इस सेंटेंस को कि मैंने पाया कि स्टेशन पर हर व्यक्ति जो भी उस स्टेशन पर उपस्थित था, इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, अर्थात वो हर व्यक्ति जो 1890 या उसके पास के समय वाले कपड़े पहने हुए थे। अर्थात जो राइटर कहता है कि वो 1890 के आसपास वाले जो है कपड़ों को पहन रखे हुए थे जो उस स्टेशन पर उपस्थित थे लोग। इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, अर्थात उस स्टेशन पर हर व्यक्ति जो है जो उपस्थित था 1890 या उसके आसपास के समय वाले कपड़े पहने थे। आगे देखेंगे, आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, मैंने अपने जीवन में कभी इतनी दाढ़ियाँ नहीं देखी। आई नेवर सा का मतलब मैंने कभी नहीं देखी, सो मैनी बियर्ड्स का मतलब इतनी दाढ़ियाँ। आगे देखेंगे, साइड बर्न का मतलब होता है गलमुच्छे, जो गाल पे बाल जो स्थिर होते हैं अर्थात गलमुच्छे। एंड फैंसी मस्टेक्स इन माई लाइफ, और फैंसी मूछें नहीं देखा था। तो ये सारी चीज़ें अपनी अनुभूति बता रहा है। जो नायक है इस स्टोरी का, जो उसने दृश्य देखा है उसके विषय में बता रहा है कि मैंने अपने जीवन में कभी भी इतनी दाढ़ियाँ, गलमुच्छे व फैंसी मूछें नहीं देखी। आगे देखेंगे, ए ओमेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान देंगे इस सेंटेंस पर। ए ओमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, ट्रेन गेट से, इन थ्रू द ट्रेन गेट का मतलब ट्रेन गेट से। ए ओमेन वॉक्ड, एक औरत अंदर आई। ए ओमेन वॉक्ड इन लिखा हुआ है, ए ओमेन वॉक्ड का मतलब एक औरत अंदर आई। कहाँ से अंदर आई? ट्रेन के गेट से। आगे देखेंगे, सी ओर ए ड्रेस विथ लेग ऑफ म्यूटन स्लीव्स, मटन स्लीव, उसने ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी कि जिसका जो है बाजू लेग ऑफ मटन, जो कि उसकी पोशाक थी, जो पोशाक की जो डिजाइन थी एक उस डिजाइन के थे, अर्थात जिसके बाजू लेग ऑफ मटन, अर्थात एक सुंदर पोशाक की डिजाइन में वो थी औरत जो आई हुई थी। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर, एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई, टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज, और उसकी स्कर्ट जो स्कर्ट थी, उसके ऊंचे बटनों वाले जूते के ऊपरी भाग तक आती थी। अर्थात उसकी जो पोशाक थी, वो जो स्कर्ट थी उसके ऊंचे बटनों वाले जूते के ऊपरी भाग तक वो पहुंच जाती थी, अर्थात वो आती थी हर हाई बटन शूज, यानी जूतों तक वो वहाँ तक छूती हुई लटकती हुई दिखाई पड़ती थी। बैक ऑफ हर, बैक ऑफर का मतलब उसके पीछे, बैक ऑफर का मतलब बैक मीन्स पीछे, ऑफर मतलब उसके, अर्थात उस औरत के विषय में बताया जा रहा है। बैक ऑफर उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स पटरी के ऊपर, आउट आउट ऑन द ट्रैक्स का मतलब होता है पटरी के ऊपर। आई काट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव, मैंने एक लोकोमोटिव का मतलब होता है मैंने एक इंजन देखा, अर्थात पटरी के ऊपर, उसके पीछे पटरी के ऊपर मैंने एक इंजन की झलक को देखा। क्या देखा? आई काट ए ग्लिम्स, ग्लिम्स मीन्स होता है झलक देखना। आई काट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव का मतलब इंजन, अर्थात उसके पीछे पटरी के ऊपर मैंने क्या देखा? एक इंजन की झलक देखी। ए वेरी स्मॉल कोरियर, यह एक कुरियर के रूप में था, एक कुरियर एंड इब्ज कंपनी का बड़ा छोटा सा इंजन था। किसका, कहाँ तक इंजन था? ये कहाँ का इंजन था? ए वेरी स्मॉल कोरियर एंड इप्स लोकोमोटिव विथ ए फ्यूनल सैप्ड स्टैक, अर्थात ये जो है कुरियर एंड इब्ज कंपनी का, कुरियर एंड इब्ज कंपनी, ये कंपनियां थी, कुरियर एंड इब्ज कंपनी का बड़ा छोटा सा इंजन था, बहुत ही छोटा सा इंजन था, फ्यूनल सैप्ड स्टैक। एंड देन आई न्यू, जिसके विषय में मैं जानता था, टू मेक श्योर,
फ्यूनल शेप अर्थात जिसमें कि चिमनी लगी हुई थी, अर्थात लोकोमोटिव भी थी। फ्यूनल शेप का मतलब होता है जिसमें कि चिमनियाँ लगी हुई थी। और तब मैं समझा, एंड देन आई न्यू। पुनः इस सेंटेंस को देखेंगे कि उसके पीछे पटरी के ऊपर मैंने एक इंजन की झलक देखी। क्या देखा? आई काट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव। पटरी के ऊपर मैंने एक इंजन की झलक देखी। ए वेरी स्मॉल कोरियर, जो कि एक कोरियर एंड इब्ज कंपनी का कोरियर एंड इब्ज लोकोमोटिव्स विथ ए फ्यूनल शेप, जो कि कोरियर एंड इब्ज कंपनी का बड़ा छोटा सा इंजन था। कैसा इंजन था? फ्यूनल शेप। स्टेक का मतलब होता है बहुत छोटा सा इंजन था, जिसकी जो फलन थी वो एक चिमनी की तरह दिखाई पड़ती थी। फ्यूनल शेप अर्थात उसकी जो फलक थी, जो ऊपरी भाग था, वो एक चिमनी की तरह दिखाई पड़ता था। तब मैं समझा, एंड देन आई न्यू का मतलब तब मैं समझ गया। पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है देन, एंड देन आई न्यू, और तब मैं समझ गया। टू मेक श्योर, पूर्ण रूप से निश्चित हो गया। निश्चित करने के लिए इसके बारे में पूरा हमको जानकारी हुई। आई वॉक्ड ओवर टू ए न्यूज बॉय। मैं अखबार वाले, न्यूज बॉय का मतलब होता है अखबार वाला लड़का। मैं अखबार वाले लड़के के पास गया। आई वॉक्ड ओवर टू ए न्यूज बॉय का मतलब अखबार वाले लड़के के पास, ओवर मतलब पास जाना, आई वॉक्ड में इसमें गया। तो मैं गया, कहाँ पर गया? मैं अखबार वाले लड़के के पास गया। एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उसके कदमों पर रखे अखबार। एट हिज फीट का मतलब होता है उसके कदमों पर। द स्टैक ऑफ पेपर मतलब जो पेपर थे, जो अखबार थे, उसके कदमों पर, अर्थात उसके कदमों पर रखे अखबार के ढेर पर मैंने अपनी नज़र लगाई। एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, जो उस अखबार बेचने वाले लड़के के कदमों पर जो रखे हुए पेपर थे, उसकी जो पेपरों की ढेर थी, उस पर मैंने नज़र डाली। आगे देखेंगे। इट वाज द वर्ड, ये द वर्ड था। ये क्या पेपर था? पेपर का क्या नाम था? एंड देखेंगे। ओवर टू ए न्यूज बॉय एंड ग्लेंस एट द स्टेक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। तो मैंने देखा कि अखबार वाले लड़के के पास गया और उसके कदमों पर रखे अखबारों की ढेर पर नज़र डाली। आगे देखेंगे। इट वाज द वर्ड एंड द वर्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। और दी वर्ड का प्रकाशन, ये अखबार कौन सा था? यह दी वर्ड्स था, वर्ड्स लिखा हुआ था उस पर। और द वर्ड्स का प्रकाशन कई वर्ष पहले बंद हो चुका था। ऐसा उसके पास अखबार था। द वर्ड्स हैजंट बीन पब्लिश, हैजंट बीन का मतलब हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, अर्थात जिसका प्रकाशन कई वर्षों पहले बंद हो चुका है। द लीड स्टोरी शेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवेलैंड। प्रमुख जो समाचार था, उस समाचार में प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ था। उस समाचार में प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के विषय में कुछ लिखा हुआ था। आई हैव फाउंड, बाद में मुझे पता चला, मैं जाना, दैट फ्रंट पेज सीन्स, वो पहला पृष्ठ मुझे जो प्राप्त हुआ, इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, जो मुझे पब्लिक लाइब्रेरी की फाइलों में मिल चुका था, जिसको मैंने पूर्व में ही देख चुका था, जो कि पब्लिक लाइब्रेरी में मुझे उपलब्ध हुआ था एक बार। एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894, और यह 11 जून 1894 को छपा हुआ पेपर था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स कि व्हाट इज द टाइम व्हेन दैट न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड। तो आप बता सकते हैं कि ये 11 जून 1894 को छापा गया पेपर था। तो जो मुझे दिखाई पड़ा, जिसको मैंने देखा, आई टर्न टूवर्ड द टिकट, मैं टिकट खिड़की की ओर मुड़ा। आई टर्न टूवर्ड द टिकट, मैं टिकट खिड़की की ओर मुड़ा। आगे देखेंगे। टिकट, आई टर्न
टूवर्ड द टिकट विंडो नोइंग, मैं टिकट खिड़की की ओर मुड़ा, यह जान करके कि नोइंग दैट, यह जान करके कि दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, कि यहाँ ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे तल पर मैं ऐसे टिकट खरीद सकता था। यह जान करके मुड़ा कि मैं ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे तल पर मैं ऐसे टिकट खरीद सकता था। आई कुड बाई टिकट्स दैट आई वुड टेक लुइसा, ध्यान देंगे, जो मुझे और लुइसा को दैट वुड टेक लुइसा एंड मी, जो मुझे और लुइसा को एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो, अर्थात जो मुझे और लुइसा को, लुइसा कौन है, उस जो है 31 ईयर्स चार्ली की पत्नी का नाम लुइसा है, अर्थात जो मुझे और लुइसा को वर्ष इन द ईयर 1894, अर्थात जो मुझे और लुइसा को वर्ष 1894 में अमेरिका के जिस भाग में चाहें वहाँ ले जा सकते थे। अर्थात मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ से ऐसे टिकट को प्राप्त करूँगा जिस टिकट से मैं और मेरी पत्नी लुइसा 1894 में अमेरिका के जिस भाग में चाहें वहाँ ले जा सकते थे। इस तरह का उसने अनुमान लगाया। एंड आई वांटेड टू टिकट्स, और मुझे टिकट की ज़रूरत थी, मैं टिकट चाहता था। तो ग्लेसबर्ग, कहाँ के लिए, गेल्सबर्ग के लिए मैं टिकट चाहता था, और मुझे गेल्सबर्ग के लिए टिकट चाहिए था। इलिनोइस, आगे देखेंगे, इलिनोइस, हैव यू एवर बीन देयर, इलिनोइस के 2 टिकट चाहिए थे। कहाँ के मुझे 2 टिकट चाहिए थे, इलिनोइस के मुझे 2 टिकट चाहिए थे। हैव यू एवर बीन देयर, हैव यू एवर बीन देयर का मतलब होता है क्या आप कभी वहाँ गए हैं। हैव यू एवर बीन देयर का मतलब क्या आप वहाँ कहीं कभी रहे हैं या गए हैं। इट्स ए वंडरफुल टाउन स्टिल, अभी भी यह एक अद्भुत नगर है। वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत होना, और टाउन का मतलब नगर। इट्स ए वंडरफुल टाउन स्टिल, ये अब भी एक अद्भुत नगर है। विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, यहाँ पर पुराने ज़माने के लकड़ी के घर बने हुए हैं। ए बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूग लॉन्स, जो कि बड़ी बड़ी लकड़ियों के बनाए हुए ढांचे वाले घर हैं यहाँ पर। एंड ट्रेमेंडुअस ट्रीज हुज ब्रांचेज मीट ओवरहेड, और बड़े लान, विशाल पेड़ जो है, ट्रेमेंडुअस ट्रीज हुज ब्रांचेज, जिनकी की शाखाएं, जिनकी टहनियाँ सिर के ऊपर आसमान में मिलकर सड़क को ढक देती हैं। अर्थात जितनी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं उस वृक्षों की, जो ऊपर जाकर के पूरी सड़क को ढके हुए होती हैं। हुज ब्रांचेज मीट ओवरहेड, यानी कि पूरे सड़क को ढक देती हैं, आसमान में सिर के ऊपर जाकर के पूरे सड़क को क्या कर देती हैं, ढक देती हैं। ऐसे ऐसे बड़े विशाल वृक्ष वहाँ पर उपस्थित हैं। एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और वहाँ पर जो है, जो उसके जहाँ ढांचे हैं, वहाँ पर जो उसकी छत बनाई जाती है, जो गलियों के जो छत बने हुए होते हैं। एंड इन 1894, और 1894 में, एंड इन 1894 का मतलब, और 1894 में समर इवनिंग बियर ट्विस एज लॉन्ग, 1894 में गर्मी की शामें, जब गर्मी होती है, गर्मी के शाम के वक्त में 1894 समर इवनिंग बियर ट्विस एज लॉन्ग, अर्थात 1894 में गर्मी की शामें आज की अपेक्षा 2 गुनी बड़ी होती हैं, अर्थात बड़ी होती हैं। बियर ट्विस का मतलब 2 गुना, एज लॉन्ग का मतलब बड़ी, अर्थात 1894 में गर्मी की शामें आज की अपेक्षा 2 गुनी बड़ी होती थीं, ऐसा वो कह रहा है, सोच रहा है। आगे देखेंगे। एंड पीपल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग बाहर अपने लान में बैठा करते थे। कहाँ पर बैठा करते थे, धूप से बचने के लिए जो है। पीपल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स,
लोग बाहर अपने लॉन में बैठा करते थे। द मैन स्मोकिंग सिगरेट, आदमी जो है सिगार पीते हुए दिखाई पड़ते थे, सिगार पीते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार एंड टॉकिंग क्वाइटली, और शांति से बातें किया करते थे। अर्थात आदमी जो वहाँ उपस्थित होते थे वो सिगार पीते हुए शांतिपूर्वक बातें किया करते। द वोमेन, जो स्त्रियां होती थीं, वेविंग पाम लीफ फैंस, औरतें ताड़ के पत्तों से, वेविंग पाम, पाम मीन्स ताड़ और लीफ मीन्स उसकी पत्ती, बेबी, द वोमेन वेविंग, अर्थात जो औरतें होती थीं वो ताड़ के पत्तों से क्या करती थीं, वेविंग का मतलब हवा करना, वेविंग पाम लीफ फैंस, पंखों से जो है क्या करती थीं, हवा करती थीं, हवा करती होती दिखाई पड़ती थीं, अर्थात करती थीं। विथ द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और इस शांतिपूर्ण वातावरण में, इन ये पीसफुल वर्ल्ड, इस शांतिपूर्ण संसार में हर तरफ जुगनू होते थे। फायर फ्लाइज का मतलब होता है जुगनू, अर्थात इस शांतिपूर्ण संसार में, वातावरण में, द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड इन ए पीस ऑफ वर्ल्ड, अर्थात इस शांतिपूर्ण संसार में हर तरफ जुगनू होते थे। फायर फ्लाइज का मतलब होता है जुगनू। आगे देखेंगे, टू बी बैक दियर विथ द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, ऐसे समय वहाँ पहुँचना जबकि प्रथम विश्व युद्ध अभी 20 वर्ष दूर, अभी 20 वर्ष हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के विषय में। फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध अभी 20 वर्ष दूर, और एंड वर्ल्ड वार सेकंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और द्वितीय विश्व युद्ध के भविष्य में 40 वर्ष का शेष था। वर्ल्ड वार सेकंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, आई वांटेड टू टिकट फॉर दैट, मैं वहाँ के लिए 2 टिकट चाहता था। आई वांटेड टिकट फॉर दैट, मैं वहाँ के लिए, आई वांटेड 2 टिकट फॉर दैट का मतलब मैं वहाँ के लिए 2 टिकट चाहता था। पुनः इस लाइन को देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। दिस पैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे कि ऐसे समय वहाँ पहुँचना जबकि प्रथम विश्व युद्ध अभी 20 वर्ष दूर और द्वितीय विश्व युद्ध के भविष्य में 40 वर्ष का शेष समय बचा हुआ था, मैं वहाँ के लिए 2 टिकट चाहता था। दिस इज द थिंकिंग ऑफ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी माय डियर फ्रेंड्स। ये वहाँ का जो इस थर्ड लेवल स्टोरी का जो हीरो है, जो नायक है, वो अपने आंखों देखी हाल और अपने इमेजिनेशन को यहाँ पर शेयर कर रहा है, अपनी बात को बता रहा है, लोगों को उनके समक्ष अपनी कहानियों को रख रहा है। तो मैं चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका सेकंड एंड लास्ट वीडियो है जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसके पश्चात थर्ड वीडियो में मैं इस लेसन को एंड करूँगा, इस चैप्टर को समाप्त करूँगा पढ़ा करके माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों में शेयर करेंगे, जिससे यह वीडियो हर किसी के पास पहुँच पावे और हर स्टूडेंट इससे लाभ उठा पाए माय डियर फ्रेंड्स। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार।